Hello all of you. Today we will going to start class 6 computer fundamental of कंप्यूटर. ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट है. ठीक है, इससे पहले के 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें देख लीजिए. हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में पढ़ा था. फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में. ओके, और सेकेंड और थर्ड में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट काफी बड़ा है बेटा, इसलिए इसके कई पार्ट हो रहे हैं. ठीक है, आज हम इसमें स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, कि स्टोरेज यूनिट है वो क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. स्टोरेज का मतलब आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर में जो कुछ वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका वर्क स्टोर होता है, सेव होता है. ठीक है, तो कहाँ पर स्टोर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में. ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट वही होता है जो भी आप कंप्यूटर में आप कुछ टाइपिंग करते हैं, कोई मूवी या फिर पिक्चर्स को सेव करते हैं. ठीक है, या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे पीपीटी बनाते हैं या कोई भी वर्क करते हैं XYZ. ठीक है, तो वो सब कहीं ना कहीं सेव होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होता है कंप्यूटर में. तो वो कहाँ पर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होगा. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, डाटा मैंने आपको पहले बताया था क्लासेस में कि डाटा क्या होता है. जो कुछ भी आप वर्क करते हैं वो डाटा होता है कंप्यूटर के लिए. ऐसी इंस्ट्रक्शंस, आप कंप्यूटर को जो भी वर्क करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो काम वो आपको करके देता है. ठीक है, दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं. ठीक है, थ्रू इनपुट यूनिट. और इंटर कैसे करेंगे हम? इनपुट यूनिट की हेल्प से. ठीक है, हम जो भी कुछ भी स्टोर करते हैं वो कैसे कंप्यूटर में जो भी इंटर करेंगे वो हम इनपुट यूनिट की हेल्प से करेंगे. और इनपुट यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि आप कीबोर्ड से आप कोई चीज लिखते हैं, टाइप करते हैं. ठीक है, ऐसी माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है. तो इनकी हेल्प से आप जो कुछ भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं. ठीक है, had to be stored inside the computer. वो आपका सभी काम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? स्टोर हो जाता है. ठीक है, वो सभी जो भी आप वर्क करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट. ठीक है, वास्तविक जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो उससे पहले आप जो कुछ भी इंटर करते हैं वो कहाँ जाता है? स्टोरेज डिवाइस में, मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, सिमिलरली जैसे कि द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट आल्सो बी केप्ट समवेयर इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम बिफोर बीइंग पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट. ठीक है, जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है प्रोसेसिंग से पहले. ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के पास जाएगा, फिर वहां पर उसके बाद में क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी. ठीक है, सीपीयू डाटा को प्रोसेस करेगा, आपने जो भी उसमें इंटर किया है. प्रोसेस करने के बाद आपको उसका क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है. ठीक है, आपको आउटपुट आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है. द स्टोरेज यूनिट और प्राइमरी और मेन मेमोरी. जो स्टोरेज यूनिट को हम क्या कहते हैं? जो स्टोरेज यूनिट है इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी या मेन मेमोरी कहा जाता है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, जो स्टोरेज यूनिट है उसे कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर सिस्टम की इज डिजाइन टू डू ऑल दीज थिंग. ये किस तरह से डिजाइन हुई है? ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, ये मेमोरी चिप्स देख रहे हो ना आप, ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं. रैम और रोम इस तरह की होती हैं. अगर आपको कभी आपके टीचर ने दिखाया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये, या फिर आप कभी कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना उसे आप ओपन करके देखते हैं तो ये आपको इस तरह की चिप्स आपको दिखाई देंगी उसमें लगी हुई, जो मेमोरी चिप्स होती हैं और ये डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं. ठीक है, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा. ये डाटा को स्टोर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराती हैं, मतलब जगह प्रोवाइड कराती हैं
एंड इंस्ट्रक्शंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड फॉर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी देती है, प्रोवाइड कराती है आपको, जिससे कि आपको फाइनल रिजल्ट मिल सके और इंटरमीडिएट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, रैम और रोम जो इस तरह की चिप्स होती हैं, रैम और रोम कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें डाटा स्टोर हो जाता है। ये जो ये दिखाई दे रही है ना, ये रैम और रोम, इस तरह की रैम और रोम चिप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रोसेसर, मतलब सीपीयू। सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है। आपका जो पूरा आपने डब्बा ऐसा सीपीयू का देखा होगा इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का आपने देखा होगा सीपीयू का पूरा इस तरह से, यहाँ पे बटन होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे सीपीयू आपने देखा होगा। लेकिन ये पूरे सीपीयू के अंदर प्रोसेसर कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसर होता है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेसर चिप होती हैं, जो कि आप जब खोलेंगे तो इस तरह से आपको कई सारी डिवाइस दिखेंगी जो कि प्रोसेसर फॉर्म में। ठीक है, तो सीपीयू को ही प्रोसेसर भी कहा जाता है और सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, नाउ द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू। जो मेन यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर उसे सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, तो द मेन यूनिट इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है, द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू। जो मेन यूनिट होता है कंप्यूटर का उसे सीपीयू कहा जाता है। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट। और ये जो यूनिट होता है ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सभी इवेंट के लिए, यानी कि सभी घटनाओं के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ये अपने अंदर कंट्रोल यूनिट को रखता है जो डाटा को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को भी ये अपने अंदर रखता है। ठीक है, जब भी आप किसी मैथ का वर्क करते हैं तो वो कहाँ पर सॉल्व होता है? ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर ये सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, मैथ के जो भी वर्क होते हैं। ऐसे सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सीपीयू होता है वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है, दिमाग कहलाता है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उनका दिमाग कहाँ पर होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे अंदर भी दिमाग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसे सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय ब्रेन। और जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो ब्रेन के द्वारा लिए जाते हैं। एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। और जितने भी हमारे शरीर में दूसरे फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, सिमिलरली इन द कंप्यूटर सिस्टम, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑल मेजर कैलकुलेशन, जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, वो सब कहाँ पर परफॉर्म होती है? वो भी सीपीयू के अंदर होती है। कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द सीपीयू। ये सारे जो कंप्यूटर के वर्क होते हैं, जो भी कैलकुलेशन हो गई या जो भी फंक्शन है वो सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, एंड इट एक्टिवेट एंड कंट्रोल। और सीपीयू उन्हें एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है। और ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट लाइक, और दूसरे ऑपरेशन जो होते हैं इसके, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क को आप रिमूव कर सकते हैं, अलग से लगा सकते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो हार्ड डिस्क एक आपकी हो गई, जैसे कि प्रिंटर भी सीपीयू में हम अलग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं अलग से। और हार्ड डिस्क जैसे होती है, इन सबको कंट्रोल करने का, इन सबको ऑपरेट करने का काम भी कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके ऑपरेशन भी कहाँ होते हैं? सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट इज
अब यहाँ पे आपको ALU के बारे में डिटेल में बताया गया है। ALU मतलब आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ALU क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU इज द पार्ट, वो एक हिस्सा होता है, वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस। ठीक है, जहां पे एक्चुअल कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटेशन के अंदर इसकी जगह होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, ये सर्किट्स फॉर्म में होता है, सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, और ये क्या करता है, आपके एक सर्किट फॉर्म में होता है, और ये जितने भी मैथ के अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, ठीक है, ऐड करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन ओवर डाटा रिसीव्ड फ्रॉम मेमोरी, जो कि डाटा मेमोरी से रिसीव होता है, एंड कैपेबल टू कंपेयर नंबर्स, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के ऑपरेशन ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जितने भी मैथ से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सब कहाँ परफॉर्म होते हैं, वो ALU के अंदर परफॉर्म होते हैं। और ALU कहाँ पर होता है, ये आपके CPU के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से आपको पता चल रहा है कि ये कुछ कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है वो किसकी तरह वर्क करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है फॉर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट के लिए। ठीक है, इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट, ये मैनेज करने का काम करता है और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ ओपन कर दिया, ठीक है, तो सारी चीजों को कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर में आपने एक तरफ सॉन्ग चला दिए, एक तरफ मूवी चला दी, एक तरफ आप PPT बना रहे हैं, ठीक है, और आप नेट भी चला रहे हैं साथ साथ, ये सारे चीजों को कौन कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इन्हें कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा और कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। ठीक है, इट ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, और ये क्या करेगा, मेन मेमोरी में जो भी प्रोग्राम स्टोर्ड है इन्हें इंस्ट्रक्शन कर देगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा, एंड इशूड सिग्नल, और ये सिग्नल को इशू करने का काम करेगा, दैट कॉज अदर यूनिट, जो दूसरे यूनिट हैं उनको सिग्नल देने का काम करेगा ऑफ द सिस्टम के अंदर टू एग्जीक्यूट दैम, की किस तरह से सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, सारी चीजों को कैसे चलाना है, इन सब का काम कौन करेगा, इनको इंस्ट्रक्ट करने का काम कंट्रोल यूनिट का होगा, सारी चीजों को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, और कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटी को जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर होती हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर में लैंग्वेज क्या क्या होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषाएं। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे हम, आप थोड़ा बहुत शायद जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आवर लैंग्वेज इज डिफाइंड एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ठीक है, जो लैंग्वेज होती है वो डिफाइन करती है, एक मीडियम है, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। जैसे कि हम सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम
जिस लैंग्वेज को समझते हैं, अगर आप हिंदी भाषा को समझते हैं तो आप हिंदी, जो इंसान आपसे हिंदी में बात कर रहा है उससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऐसे इंग्लिश हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, इंग्लिश में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की भी कुछ लैंग्वेज होती हैं जिनसे कि ये अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं। तो लैंग्वेज इज डिफाइन, ये डिफाइन कर दी है एज अ मीडियम, ये एक मीडियम का काम करती है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, ठीक है, थॉट अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम का काम करती है। कौन? लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए मीडियम क्या होता है, जिस भाषा को हम समझते हैं हम उस भाषा में अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी कुछ मीडियम होती हैं जिनसे कि कंप्यूटर कम्युनिकेट करे। चलिए देखते हैं क्या क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज। ऑल द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि इंसानों के लिए हम समझते हैं ऑल द ह्यूमन बीइंग, जितने भी हम मानव हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, कम्युनिकेट विद ईच अदर, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं बाय अ लैंग्वेज, किसी न किसी भाषा के द्वारा, ठीक है। हम सभी से बातचीत कैसे कर पाते हैं? किसी न किसी भाषा के द्वारा। सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो नीड, इसी तरह से कंप्यूटर को भी आवश्यकता होती है सम एक्सप्रेशन मीडियम टू कम्युनिकेट विद अदर, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए इसी तरह से कंप्यूटर को भी आवश्यकता होती है भाषा की, लैंग्वेज की। अ कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्रामर, और जो प्रोग्रामर होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उन्हें फॉलो करते हैं। टू परफॉर्म अ स्पेशल जॉब, और वो एक खास तरह का काम करते हैं। टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, वो एक खास काम को परफॉर्म कराते हैं। प्रोग्रामर प्रिपेयर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। नोन एज प्रोग्राम, जिन्हें की प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोग्रामर होते हैं वो एक खास तरह के इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। आ प्रोग्राम रिटन फॉर कंप्यूटर, और जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं। और नोन एज सॉफ्टवेयर, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 1GLS, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जिसे शॉर्ट में आप 1GLS लिख सकते हैं। मशीन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है when the human being start, जब हम स्टार्ट करते हैं, when the human being start programming, जब human being मतलब जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। the computer the instructions were given to it in language, तो कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसी न किसी लैंग्वेज में होते हैं। that is could easily understand is called एज मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जिन्हें आसानी से समझा जा सके उन्हें मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। द बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 and 1, ठीक है। 0 और 1 जो है ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझता है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज नहीं समझता वो। आप जो भी उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आप उसको काम कराते हैं, सबसे पहले प्रोसेस होता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी लैंग्वेज को। आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसे भी वो बाइनरी में कन्वर्ट करके समझता है, प्रोसेस करके फिर आपको आपकी लैंग्वेज में आउटपुट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नोन एज मशीन लैंग्वेज, ठीक है। द बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1 इज नोन एज मशीन लैंग्वेज, और जो बाइनरी लैंग्वेज है 0 and 1 इसको ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। एनी इंस्ट्रक्शंस इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, ये सारे इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज, इस भाषा में, गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, 0 और 1 फॉर्म में दिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है।
नेक्स्ट हम जानेंगे अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज 2GL जिसे बोलते हैं, ये असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज तो क्या थी, वो मशीन लैंग्वेज थी, और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहलाती है, ये असेंबली लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश वाज डेवलप्ड इन 1950, और जो असेंबली लैंग्वेज है ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, ठीक है। और इसे कब डेवलप किया गया था, कब बनाया गया था, 1950 में, विच वाज नोन एज असेंबली लैंग्वेज, जिसे कि असेंबली लैंग्वेज कहा गया, ठीक है। जिसे क्या कहा गया, असेंबली लैंग्वेज कहा गया, या फिर सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर इसका दूसरा नाम भी था सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो असेंबली लैंग्वेज थी वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फॉर माइक्रो प्रोसेसर के लिए, यानी कि CPU के लिए, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज थी वो कैसी लैंग्वेज थी, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इस CPU के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, ठीक है। और दूसरी जो प्रोग्रामेबल डिवाइसेस थी उनके लिए ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाई। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ गई, जिसे 3GLS कहा गया, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। जो थर्ड लेवल लैंग्वेज थी वो कैसी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। फर्स्ट जनरेशन कैसी थी, मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। और सेकंड कैसी थी, असेंबली लैंग्वेज थी, और थर्ड अब हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। द लैंग्वेज डेवलप्ड विच वर नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज इन 1960, ठीक है। ये लैंग्वेज कब डेवलप हुई, 1960 में, ये भी कुछ इंग्लिश की तरह थी। वर नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, और इसे हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना गया, ठीक है। द डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंट थे, आर फोर्ट्रॉन, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आई, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ठीक है, और PL1 एंड मैनी अदर। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आ गई जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं, जैसे फोर्ट्रॉन, ठीक है, कोबोल, बेसिक, पास्कल और PL1, और भी काफी सारी दूसरी लैंग्वेज थी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। 4GLS फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये क्वेरी लैंग्वेज थी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कैसी थी, ये क्वेरी लैंग्वेज थी। द थर्ड जनरेशन आर प्रोसीजरल इन नेचर, मीन्स HOW, ठीक है। हाउ, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, ठीक है, ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी ये कुछ इसके लिए हमें इंग्लिश का आना जरूरी था। जैसे कि इसको आपको हाउ आपको लिखना है तो आप हाउ ऐसे लिखेंगे, द प्रॉब्लम गेट प्रोग्राम्ड, और ये इसके लिए प्रोग्राम्ड के लिए काफी प्रॉब्लम कर रही थी। एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ हाउ, और इसके लिए प्रोसीजर की जरूरत थी जिसके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए आपको हाउ के बारे में पता होना चाहिए। द प्रॉब्लम विल सॉल्व, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको सबसे पहले हाउ का मीनिंग पता होना चाहिए, हाउ क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम का सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर नॉन प्रोसीजरल, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तो आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज थी। दैट फोकस ऑन व्हाट, जो कि फोकस करती थी व्हाट पर, कि क्या काम करना है, ठीक है। ये किस पर फोकस कर रही है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, कि कैसे करना है, लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज फोकस कर रही है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और प्रॉब्लम इज कोडेड, मीन्स कि आपको क्या कोड करना है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। द मेन एम ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी इसका मुख्य उद्देश्य था, इज टू बी कट डाउन ऑन डेवलप्ड एंड मेंटेनेंस टाइम एंड मेकिंग इट इजियर
फॉर यूजर, इसका क्या उद्देश्य था कि ये यूजर के लिए, यूज करने वालों के लिए आसान हो जाए और इसमें कम समय लगे। ठीक है, यूजर कौन होते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। यूजर जैसे आप हैं, मैं हैं, जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए यूजर कहलाते हैं। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का उद्देश्य था कि वो यूजर के लिए कितनी ज्यादा आसान हो सके और वो टाइम को बचा सके यूजर का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल आ गया जो क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है एसक्यूएल को। तो इसमें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आपका एसक्यूएल आ गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GLS। द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजायर्ड टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के लिए क्या जरूरी था, वो कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने का काम, ये कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने का काम था फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का। द यूज ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज टचेस ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ने टच कर लिया था एक्सपर्ट सिस्टम को, कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्सपर्ट्स। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप सभी जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा। तो इसने ह्यूमन की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लैंग्वेज है जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जो अभी यूज भी हो रही है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसमें आता है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में। एंड इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें बहुत सारे स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बन गए। फिफ्थ जनरेशन आर प्रोलोग, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो कैसी लैंग्वेज है, प्रोलोग है, OP/S5 एंड मरकरी। ठीक है, ये इसके हिस्से हैं। तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में आपने जाना, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। ठीक है, जैसे कि जो रोबोट होते हैं, ठीक है, जो रोबोट मशीन होती है ना, खुद से वर्क कर सकती हैं, जैसे कि हम काम करते हैं वैसे ही रोबोट मशीन को जो भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो आसानी से वर्क को परफॉर्म कर सकती हैं विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की मदद के वो काम कर सकती हैं। वो फिफ्थ जनरेशन में आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या है आपको दिया गया है, बेसिक लैंग्वेजेस GUI। आप याद रखेंगे GUI कहीं लिखा हुआ, अगर आप लिखा देखते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, जो कि दीज आर लैंग्वेज, ये भी एक तरह की भाषा है, लैंग्वेज है विच यूज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको यूज किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टू राइट, लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, और एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, कंपाइल और एग्जीक्यूट हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगी डिटेल में। अभी आप सिर्फ ये नाम समझ लीजिए। यहाँ पे प्रोग्राम विद इजी, जिससे कि प्रोग्राम इजी हो जाते हैं। सम ऑफ देम आर, यहाँ पे कुछ दी गई हैं आपको लैंग्वेज, जैसे कि विजुअल बेसिक। ठीक है, ये लैंग्वेज के नाम है, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C#। ठीक है, और विजुअल बेसिक .NET, विजुअल बेसिक 2005, ये आपकी लैंग्वेज के नाम हैं जो कि काफी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये सॉफ्टवेयर टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में बेटा कर लेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी वीडियो को यही इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने सीरीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो कंप्यूटर की मैंने 3rd to 10th सीरीज स्टार्ट की है, ये KBS के द्वारा डिजाइन की गई है और ये काफी अच्छी सीरीज है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप बाकी के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। कोई और सब्जेक्ट का वीडियो अगर आपको बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।